डियर स्टूडेंट्स, प्रतिभा आईएएस के ऑनलाइन क्लास सीरीज में पुनः आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कुछ कोशिकांगों के बारे में, जिसमें एक महत्वपूर्ण कोशिकांग बाकी रह गया था, उसका नाम है केंद्रक। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे केंद्रक के बारे में। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं को यूकैरियोटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर केंद्रक होता है। तो विशेष हम केंद्रक की चर्चा करेंगे। हमने कहा भी था आपको कि अगर ये कोशिका हुई, कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ केंद्रक होगा, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे। तो प्रत्येक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक मौजूद होता है, और चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो चाहे बहुकोशिकीय जीव, उस केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम मौजूद होता है, और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए आनुवंशिकीय पदार्थ के रूप में मौजूद होते हैं। तो केंद्रक में गौर करेंगे। केंद्रक जो है ये घिरा हुआ है केंद्रक झिल्ली से, जो कि द्विस्तरीय होता है, अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही केंद्रक की झिल्ली भी द्विस्तरीय बनी होती है, लिपिड प्रोटीन की ही बनी होती है, उसको अलग से समझने की ज़रूरत नहीं है। मुख्य बात क्या होता है, इसके अंदर क्रोमोसोम मौजूद होता है। तो अगर हम क्रोमोसोम केंद्रक की बात करेंगे तो हमें मुख्य रूप से क्रोमोसोम की चर्चा करनी होगी। तो आइए हम क्रोमोसोम के बारे में डिस्कस करें। तो अगर हम बात करेंगे क्रोमोसोम की, सबसे पहले याद रखेंगे किसी भी यूकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम हमेशा जोड़े में मौजूद होता है। ठीक है, अब गौर करेंगे, ये इस तरह का केंद्र होगा क्रोमोसोम, ये हमेशा जोड़े में मौजूद होगा। जैसे इंसानों में सुना होगा आपने 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, इंसानों में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। तो हमेशा जोड़े में बात करते हैं। हालांकि हम बाद में डिस्कस कराएंगे कोशिका दो तरह की होती है, एक हो गया सोमैटिक कोशिका, एक हो गया गैमेटिक कोशिका। तो गैमेटिक कोशिका जिसमें ह्यूमन के केस में महिलाओं में एग और पुरुषों में स्पर्म, उसमें जोड़े में नहीं बल्कि हाफ सेट में होगा। बाकी सभी सोमैटिक कोशिकाओं में ये क्रोमोसोम जोड़े में मौजूद होता है। अब एक चीज़ गौर करेंगे, हम इस एक क्रोमोसोम को डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसको हमने बड़ा करके बनाया। ये मान लो एक क्रोमोसोम है, इस जगह पे ये दोनों आर्म, क्रोमोसोम के दो आर्म होते हैं, यहाँ ये जुड़ा हुआ है। अंदर में क्या है आपका डीएनए सुपर क्वाइल रूप में मौजूद है। याद रखेंगे कि एक क्रोमोसोम के डीएनए को अगर खोला जाए तो बहुत लंबे धागे जैसी रचना होगी, किंतु ये क्रोमोसोम जो कि कोशिका के केंद्रक से भी छोटा होता है, उसके अंदर ये समाहित होते हैं, क्योंकि सुपर क्वाइल स्ट्रक्चर के रूप में काफ़ी ज़्यादा कुंडलित रूप में यह मौजूद होते हैं। ठीक है, अब गौर करेंगे क्रोमोसोम का ये दो आर्म जहाँ से जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। जहाँ से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, और ये दोनों आर्म हो गए। अब क्रोमोसोम के अंदर क्या होगा, डीएनए मौजूद होगा। अब गौर करने की बात है, डीऑक्सी रिबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि यह एसिड है, किंतु क्रोमोसोम तो न्यूट्रल होता है। तो एसिड को न्यूट्रल करने के लिए सीधी सी बात है, आपको क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो ये जो डीएनए है ये हिस्टोन नामक प्रोटीन से ही बाइंडेड होता है, और जितना एसिडिक मात्रा डीएनए में होती है उतना ही बेसिक मात्रा हिस्टोन प्रोटीन में होता है, और कुल मिला के न्यूट्रल बन जाते हैं। अब हिस्टोन की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, तो इसके लिए एक बात गौर करेंगे आप। जैसे मान लो ये वायर है, इस तार को अगर हम लपेट दें इसमें, तो ये वायर, मान लो कि ये वायर है, ये तार वायर नहीं बल्कि डीएनए है। ये सुपर कुंडलित सुपर क्वाइल रूप में ये क्या मौजूद है आपका क्रोमोसोम के अंदर। ठीक है, अब ये अगर हम खुला छोड़ दें तो अपने आप खुल जाएगा, ये तो बाइंड नहीं होगा। तो ऐसा कुछ तो होना चाहिए जो अगर डीएनए बाइंडेड है, क्वाइल रूप में है, उसको पकड़ने के लिए
तो हिस्टोन क्या करता है, इसको अगर पकड़ लेते हैं यहाँ पे हम, तो ये खुलना मुश्किल, नहीं खुल पाएगा, ये तो बंधा हुआ रह गया। तो यानी कि डीएनए को बाइंड करने के लिए जो पदार्थ चाहिए होता है कहाँ पे, आपका क्रोमोसोम के अंदर, उस पदार्थ का नाम है हिस्टोन। तो हिस्टोन के दो कार्य हो गए, हिस्टोन के दो कार्य हो गए। पहला हो गया कि यह डीएनए को क्वाइल्ड रूप में बाइंड करता है, बांधता है। और दूसरा क्या हो गया, यह क्षारीय नेचर का होता है, क्षारीय गुण का होता है। ठीक है ना। तो क्रोमोसोम मूलतः डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। परीक्षा के लिए आपको इतना ही याद रखना है। तो ये देखा आपने कि मूल रूप से क्रोमोसोम के अंदर डीएनए मौजूद है जो कोशिका का हर काम करता है, अर्थात डीएनए के प्रेरणा से ही जो भी एंजाइम निकलते हैं जिसका रिएक्शन होता है डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। ये प्रोटीन जो है एंजाइम के रूप में हर कोशिकीय एक्टिविटी को संपादित करता है, अर्थात अगर ये डीएनए प्रोटीन के रूप में एक्सप्रेशन ना दे तो कोशिका का कोई भी काम ना हो सकता है। विशेष रूप से इस पार्ट को डीएनए से आरएनए को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन को बोलते हैं ट्रांसलेशन। इसकी चर्चा हम आगे की क्लास में करेंगे। अभी इतना ही जान लीजिए क्रोमोसोम का कार्य क्या है और न्यूक्लियस में ये क्या काम करता है। अर्थात क्रोमोसोम डीएनए के रूप में अपने जैसी अनेक कोशिका को पैदा कर सकता है कोशिका विभाजन से। और अगर हम बात करेंगे गैमेटिक सेल्स की तो यह प्रजनन में सहायक है, आगे की वंशवृद्धि में सहायक है। तो ये देखें कि आनुवंशिकीय लक्षणों का नियंत्रण और कोशिकीय हर कार्यों का नियंत्रण कौन करेगा, आपका क्रोमोसोम करेगा। किसकी सहायता से, डीएनए की सहायता से। विशेष रूप से डीएनए की चर्चा हम अलग क्लास में करेंगे। तो सेल बायोलॉजी के लिए इतना क्रोमोसोम के लिए काफ़ी है। अब अगर हम बात कर रहे थे कि कोशिका के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, कभी कभी देखा गया है कुछ कोशिकाओं में केंद्रक के अंदर भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं केंद्रिका। केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस। अब पीसीएस एग्जामिनेशन में सिर्फ एक लाइन आपको याद रखना है, इस न्यूक्लियोलस का कार्य क्या है ये पूछता है। तो ये केंद्रिका या न्यूक्लियोलस क्या करता है, ये आरएनए का स्टोरेज करता है। याद रखेंगे ये जो केंद्रिका है ये आरएनए का स्टोरेज करता है। क्योंकि मैंने बताया आपको पहले भी कि डीएनए जब तक आरएनए के रूप में ट्रांसक्राइब नहीं होगा तब तक प्रोटीन नहीं बना सकता, और प्रोटीन नहीं बनाएगा तो डीएनए का कोई भी एक्टिविटी या कार्य संपादित नहीं हो पाएगा। ऐसे में याद रखें आरएनए का यानी राइबोज न्यूक्लिक एसिड का काफ़ी महत्व है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसकी चर्चा आगे की क्लास में होगी। तो आपने देखा कि कोशिका के सभी ऑर्गेनल्स की, कोशिकाओं की चर्चा हमने कर लिया। और शुरुआत से हम क्या कर रहे थे, हमने वायरस पढ़ाया था, हमने बैक्टीरिया पढ़ाया। अब हम क्लासिफिकेशन यानी जंतुओं के वर्गीकरण की ओर आगे बढ़ेंगे। तो अब हम ध्यान देंगे मूल रूप से वर्गीकरण के लिए जो पीसीएस एग्जामिनेशन में कई बार पूछता है और आप लोग बहुत डीप में जाते हैं। बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जानना ज़रूरी है और उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले अब आएंगे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ यानी कि हम जंतु जगत का वर्गीकरण कर रहे हैं, जंतु जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल वर्ल्ड। तो उसमें देखेंगे शुरुआत हम करेंगे एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव से जिसको बोला गया प्रोटोजोआ। याद रखेंगे एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सजीव, यानी ये क्या, सबसे पहली बात याद रखेंगे ये हेटेरोट्रॉफ है। अब बोले हैं कि बहुत जगह आपने सुना ऑटोट्रॉफ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ हेटेरोट्रॉफ। ये क्या है, डिटेल में बात करूँगा बाद में, मूल रूप से याद रखेंगे ऑटोट्रॉफ यानी जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, ट्रॉफ यानी भोजन, ऑटो यानी खुद। तो ये जिनमें भी हरित लवक मौजूद होता है वो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या करते हैं, सनलाइट से
अपना भोजन खुद बना सकते हैं, जैसे पौधे की कोशिकाओं की बात हमने करा। जहाँ हेटेरोट्रॉफ की हम बात करेंगे, वो क्या करते हैं, उनके अंदर कोई भी हरित लवक मौजूद नहीं होता है, इसी कारण वो अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते हैं, उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ। तो सभी प्रोटोजोआ क्या हैं, हेटेरोट्रॉफ हैं। अब इसमें क्या है, एक कोशिकीय शरीर, एक कोशिकीय शरीर, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि इनका शरीर ही एक कोशिका का बना हुआ होता है, यानी शरीर की सारी एक्टिविटी, सारी फिजियोलॉजी, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन वगैरह, प्रजनन वगैरह सब एक ही कोशिका से संपन्न होता है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि इसमें प्रचलन के लिए, प्रचालन के लिए, यानी लोकोमोशन के लिए क्या होगा, या तो कूटपाद होगा, या तो सीलिया होगा, या तो फ्लैजिला होगा। सीलिया को हिंदी में सीलिया ही बोलते हैं, फ्लैजिला को हिंदी में काशाफ भी बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन में हिंदी काशाफ समझ में ना आए, जो अंग्रेजी रूपांतरण भी देख लेंगे आप लोग, जिसको फ्लैजिला बोलते हैं। तो कूटपाद, सीलिया या फ्लैजिला की मदद से ये लोकोमोशन करते हैं, और इन्हीं की सहायता से ये भोजन भी ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण भी इन्हीं की सहायता से करते हैं, ठीक है। प्रजनन की बात करेंगे तो सामान्यतः अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, यानी बोले हैं कि अलैंगिक जनन क्या है, तो जनन दो प्रकार का होगा, अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक में क्या है, एक कोशिका खुद से कोशिका विभाजन के तहत, यानी कोशिका विभाजन जो होगा, सिंपल कोशिका विभाजन की मदद से ये जनन कर सकते हैं। जैसे देखो आप, ये मान लो एक प्रोटोजोआ हुआ, सिंपल कोशिका विभाजन होगा और ये दो छोटे प्रोटोजोआ में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर ये बड़ा हो जाएगा, फिर ये दो भाग में बांटेंगे तो 1 से 2, 2 से 4 बढ़ते जाएंगे, इसको बोलेंगे अलैंगिक जनन। लेकिन कभी कभी इनमें लैंगिक जनन भी होता है, लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। जब ये दो अलग अलग प्रोटोजोआ मिलते हैं, एक से छोटा कुछ बर्ड निकलता है और ये दूसरे में जाकर समाहित हो जाता है, इससे भी छोटा निकलता है, इसमें समाहित, यानी आपस में इनके जो क्रोमोजोम है मिक्स हो जाते हैं, इसको बोलेंगे लैंगिक जनन। तो याद रखेंगे कि प्रोटोजोआ में भी सामान्यतः अलैंगिक जनन होता है, बट लैंगिक जनन का यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शुरुआत प्रोटोजोआ से हो जाती है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब उदाहरण में चले आएंगे आप। उदाहरण में हो गया आपका अमीबा, पारामीशियम, यूग्लिना, उसके बाद हो गया ये मलेरिया परजीवी जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। ये सब हो गया उदाहरण के तौर पे। अब पीसीएस में इन चारों का हम क्यों लिए एग्जाम्पल, पीसीएस सामान्यतः इन चारों के बारे में ही पूछते हैं। पहला हो गया अमीबा, ये प्रचलन कैसे करेगा, कूटपाद से। भोजन ग्रहण कहाँ से करेगा, कूटपाद से। पैरामीशियम चलेगा कैसे, सिलिया से। भोजन ग्रहण कहाँ से करेगा, सिलिया से। रही बात यूग्लिना की, ये चलेगा कैसे, फ्लैजिला से। भोजन ग्रहण कहाँ से करेगा, तो ये क्या है, इसमें हरित लवक होता है। ये इकलौता अपवाद है, नोट कर लेंगे इसको, कि यूग्लिना इकलौता वह प्रोटोजोआ है जिसमें हरित लवक मौजूद होते हैं, और इसी कारण यह अपना भोजन खुद से बना सकता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। इसी कारण यूग्लिना को पादप जगत का आरंभ भी कहा जा सकता है, अर्थात पादप जगत का विकास यूग्लिना से ही संभव हो पाया है। चलिए, ये हम आगे भी देखेंगे इसके बारे में जब हम पादप जगत पढ़ाएंगे। तो अभी के लिए इतना याद रखेंगे। तो प्रोटोजोआ सिंपल एक कोशिकीय जीव, प्रजनन के लिए कूटपाद, सिलिया, फ्लैजिला, भोजन ग्रहण करने के लिए भी वही। बाकी सामान्यतः अलैंगिक जनन होता है कोशिका विभाजन के थ्रू, कभी कभी लैंगिक जनन भी होता है इसमें मिक्सिंग के थ्रू। प्रश्न एक आता है कि अमीबा या प्रोटोजोआ को कई लोग अमर बोलते हैं,
अमर क्यों बोलते हैं? कारण ये है कि अगर कोई अमीबा, ये देखो आप, ये अमीबा मान लो, इसका ये न्यूक्लियस हुआ, इसको कई भाग में काट देंगे हम जितने भाग में भी काटेंगे, अगर न्यूक्लियस का कुछ पार्ट उसमें मौजूद है तो वो कटा हुआ पार्ट, अगर न्यूक्लियस मौजूद है इसमें, ये पुनः बड़ा होकर बड़ा अमीबा के रूप में आ जाएगा, यानी ये मरता नहीं है। किंतु ऐसे टुकड़े जिसमें न्यूक्लियस का पार्ट नहीं हो, मान लो ऐसे टुकड़े को हटा रहे, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं हो, तो ये खत्म हो जाएगा। अर्थात इसमें बहुत बड़ी फैक्टर ये होगी कि पुनरुद्भवन यानी रीजेनरेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो प्रोटोजोआ यानी एक कोशिकीय यूकेरियोट में होता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पुनरुद्भवन या रीजेनरेशन सर्वाधिक कहाँ पाया जाएगा? तो आपका प्रोटोजोआ में पाया जाएगा। क्लियर? अब जो प्रश्न पूछता है उन ध्यान से देखेंगे, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों की चर्चा पहले हम करेंगे। ये बहुत छोटी सी बीमारियों का इसमें मतलब लिस्ट है, ज़्यादा बड़ा लिस्ट नहीं है, इसका हम डिस्कस कर लेते हैं और कई बार ये पूछता है प्रश्न में, इसीलिए ध्यान से आप इसको देखें और नोट भी कर लें। तो सबसे पहले बीमारी का हम नाम लेंगे, वो है पेचिस, यानी प्रोटोजोआ से टॉपिक देंगे, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां। इसमें सबसे प्रथम हम बोलेंगे, सबसे पहले बीमारी पेचिस, जिसको डिसेंट्री भी बोलते हैं। ये ध्यान रखें, पूछता है प्रश्न की पेचिस डिसेंट्री बीमारी किस प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो आपका होगा एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका के से क्या होता है? आपका पेचिस की बीमारी होती है। ठीक है। दूसरा हो गया आपका, आपने सुना होगा दांतों में, मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों से पस और खून का आना, जिसको मेडिकल साइंस में पायरिया बोलते हैं। दूसरी बीमारी नोट करेंगे, पायोरिया। ये बीमारी कैसे होती है? तो एंटमीबा जिंजीवैलिस, एंटमीबा जिंजीवैलिस के कारण क्या होता है? आपका पायरिया नामक बीमारी होती है। तीसरी महत्वपूर्ण बीमारी नाम सुना होगा आपने, मलेरिया। मलेरिया का नाम सुना होगा। तो बहुत लोग ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि मलेरिया मच्छर काटने से होता है। ध्यान देंगे, मलेरिया बीमारी का मुख्य कारक परजीवी है, जो कि प्रोटोजोआ है। मच्छर क्या करता है? एक इंसान के खून से उस परजीवी को अपने अंदर लेते हैं, फिर दूसरे इंसान में डालते हैं। अर्थात जो मच्छर है, ये मच्छर इस मलेरिया परजीवी का एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में वाहक होता है। तो मच्छर क्या है? बीमारी का कारक नहीं, बीमारी का वाहक है मच्छर। बीमारी का कारक क्या है मलेरिया का? तो प्लाज्मोडियम। कभी कभी ये भी पूछता है कि प्लाज्मोडियम कितने तरह के होते हैं? तो ये 4 तरह के होते हैं। मैं लिस्ट दे देता हूँ। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल और एक प्लाज्मोडियम ट्रॉपिकाना। कुल 4 तरह के हो गए आपके प्लाज्मोडियम। मुख्य रूप से प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कई बार पूछते हैं। तो मलेरिया हो गया आपका प्लाज्मोडियम के कारण। आगे आ जाएंगे आप, तो मलेरिया के बाद एक बीमारी है, नाम सुना होगा आपने, बिहार में, यूपी में खास करके ये बीमारी चलती है, जिसका नाम है कालाजार। कालाजार के बारे में लोग बोलते हैं क्या कि ये, अच्छा इसका वाहक नोट कर लें। प्लाज्मोडियम का वाहक क्या है? वाहक मादा एनोफिल मच्छर है, एनोफिल मच्छर। तो कालाजार की हम चर्चा कर लें। कालाजार के बारे में है कहावत कि ये बालू मक्खी से होता है। फिर यहाँ गलत है, बालू मक्खी वाहक है, ना किसी कारण होता है। लेकिन कालाजार होता किसके कारण है? तो ये लिख लेंगे, लिशमानिया, लिशमानिया डोनोवानी।
ये परजीवी जो है, ये प्रोटोजोआ जो है, उसका नाम है लिस्मानिया डोनोवानी। इसके कारण कालाजार होता है। और इसका वाहक जो है, ये है आपका बालू मक्खी यानी सैंड फ्लाई। ये अलग बात है कि लिस्मानिया डोनोवानी जो है ये 3 तरह के सैंड फ्लाई से फैलता है, लेकिन आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम फ्लेबोटोमस सार्जेंटिपस, फ्लेबोटोमस पेपेटासी और सर्जेंटोमिया स्पीसीज़ की बात नहीं करेंगे। तीनों बालू मक्खी के प्रकार हैं। इनसे एक ही स्पीसीज़ यानी एक ही प्रोटोजोआ फैलता है, लिस्मानिया डोनोवानी, जो कालाजार का कारक होता है। 5वां हम आ जाएंगे तो क्या है, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस ये बीमारी भारत में नहीं पाई जाती, बल्कि अफ्रीका के ट्रॉपिकल एरिया में यानी कि उष्णकटिबंधीय एरिया में ये बहुत प्रोमिनेंट बीमारी है, स्लीपिंग सिकनेस। और ये होता है आपका ट्रिपैनोसोमा से, ट्रिपैनोसोमा। इसके लिए जो परजीवी मुख्य कारक है ये है ट्रिपैनोसोमा। और वाहक क्या है इसका, जैसे यहाँ बालू मक्खी वाहक हो गया, ट्रिपैनोसोमा का वाहक क्या है, सीसी मक्खी। अंग्रेजी में सीसी को TSEE सीसी लिखते हैं, टी साइलेंट है। तो सीसी मक्खी से ट्रिपैनोसोमा का वहन होता है। तो कुल मिला के आप देखें कि जो ये प्रोटोजोआ है, ये प्रोटोजोआ हालांकि इंडिविजुअल अलग अलग रहते हैं, जिससे बहुत नुकसान नहीं है, किंतु कुछ ऐसे स्पीसीज़ हैं प्रोटोजोआ के जिससे बीमारियां फैलती हैं। उसमें ये लिस्ट हमने दे दिया आपको। बस इतना प्रोटोजोआ के लिए काफ़ी है, उससे अधिक प्रोटोजोआ की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद हम लोग आ जाएंगे किसमें, एक कोशिकीय जीव से एडवांस में जाएंगे तो क्या होगा, बहुकोशिकीय जीव। तो सेकंड में हम लोग आ जाएंगे प्रोटोजोआ के बाद बहुकोशिकीय जंतु की चर्चा हम करेंगे। लेकिन उसके पहले एक चीज़ आप देख लेंगे, थोड़ा सा हम क्लासिफिकेशन दे देते हैं आपको पहले एक साथ प्रोटोजोआ के पश्चात, फिर आप समझ लेंगे। देखो, क्लासिफिकेशन को, वर्गीकरण को रटने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है ये। आसान शब्दों में मैं आपको समझाने भी जा रहा हूँ। एक बात गौर करना, आप मनुष्य हो, जंतु हो, आपके पीठ में क्या है, रीढ़ की हड्डी, ठीक है। रीढ़ की हड्डी को नोटोकॉर्ड भी बोलते हैं, वर्टिब्रेट भी बोलते हैं, अर्थात वर्टिब्राटा। आप कॉर्डेटा और वर्टिब्राटा हो, यानी जिसमें भी रीढ़ की हड्डी और नोटोकॉर्ड है वो कॉर्डेटा और वर्टिब्राटा में आता है। बाकी क्या हो जाएगा, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है, नोटोकॉर्ड नहीं है, उसको बोलेंगे इनवर्टिब्रेट। तो जंतु जगत की अगर हम बात करें, बहुकोशिकीय जंतु जगत, बहुकोशिकीय जंतु जगत को हम अगर वर्गीकरण करें तो ये 2 भाग में होगा। पहला क्या होगा, इनवर्टिब्रेट, दूसरा क्या हो जाएगा आपका, वर्टिब्रेट। अब देखो कितना आसान है, इनवर्टिब्रेट में हम वर्गीकरण करने चलते हैं। प्रोटोजोआ हमने छोड़ दिया क्योंकि ये एक कोशिकीय था। अब यहाँ शुरुआत करेंगे हम, तो प्रोटोजोआ के बाद होगा पोरीफेरा। और पोरीफेरा एग्जाम्पल क्या होगा, स्पंज। डिटेल में हम चर्चा करेंगे इसकी, पहले एक बार वर्गीकरण कर लें। पहला होगा पोरीफेरा, ये हो गया स्पंज। फिर हो जाएगा आपका सिलेंटेराटा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका हाइड्रा, कॉमा जेलीफिश, ऑरेलिया। फिर आप आ जाए सिलेंटेराटा के बाद आप आएंगे तो क्या होगा, हेलमिंथ। हेलमिंथ में 2 पार्ट होता है, एक होता है प्लेटी हेलमिंथ, दूसरा होता है एस्की हेलमिंथ। ये दोनों के बारे में क्या रखेंगे, परजीवी हैं। यानी हेलमिंथ ग्रुप जो भी है ये पूरा परजीवी ग्रुप है। और आपने सुना होगा कि पेट में कीड़े हो गए, नाम सुना होगा आपने। तो जो पेट में जो भी कीड़े होते हैं, आंतों में जो भी कीड़े होते हैं, वो सभी कीड़े हेलमिंथ ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। अब हम एक बार देख लेंगे कि प्लेटी हेलमिंथ का एग्जाम्पल क्या है। तो आपने नाम सुना होगा फीता कृमि, फीता कृमि, लीवर फ्लूक। फीता कृमि और लीवर फ्लूक ये हो गया एग्जाम्पल आपका
प्लेटीहेलमिंथ का। और स्केलमिंथ का नाम सुना होगा आपने, स्केरिस बोलते हैं, स्केरिस यानी गोल कृमि। उसके बाद पिनवर्म, हुकवर्म आदि सबका नाम आपने सुना होगा। आंतों में ये कीड़े हो जाते हैं, आप दवा खा के उसको ठीक करते हैं, ये सबसे आप कॉमन होंगे। फीताकृमि भी आपने सुना होगा, गोलकृमि भी सुना होगा, पिनवर्म भी सुना होगा, हुकवर्म भी सुना होगा। तो ये जितने भी वर्म जो आंतों में रहते हैं वो हेलमिंथ ग्रुप के अंतर्गत इनवर्टिब्रेट में आते हैं। अगला इनवर्टिब्रेट हो गया आपका एनेलिडा। अब एनेलिडा में आप देखे होंगे, आपने देखा होगा जब भी बरसात होता है आपको ढेर सारे एनेलिडा दिख जाते हैं। मतलब बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है इसका, केंचुआ। केंचुआ विस्तृत विवरण हम इसके बाद देंगे, पहले क्लासीफाई करते हैं। तो एनेलिडा का एग्जाम्पल केंचुआ होता है और नेरिस। ये जो नेरिस होते हैं ये सिर्फ समुद्र में पाए जाते हैं। ये दो मुख्य एग्जाम्पल याद रखेंगे, केंचुआ, नेरिस। मैं इसलिए दे रहा हूँ अलग से क्लासिफिकेशन, कभी कभी पूछ देता है कि इनमें से ये जीव जो है ये किस फाइलम के अंतर्गत आता है। तो ये हुआ आपका फाइलम और ये हुआ जीव का नाम, आपके लिए इजी पड़ेगा, कुछ भी टफ नहीं है। एनेलिडा के बाद हो जाएगा आपका संधिपाद बोलें या फिर आर्थ्रोपोडा बोलें। संधिपाद यानी पैर जुड़ा हुआ, देखो पैर ऐसे दिखोगे, एक पैर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, इस तरह का। तो लगता है ऐसे पैर जोड़ा हुआ है आपस में, ऐसे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे। तो आर्थ्रोपोडा में हम 3 भाग कर लेते हैं। पहला हो गया आपको सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा, सिफेलो यानी सिर, पोडा यानी पैर, यानी जिसके सिर में पैर हो। नाम से ही क्लियर है कि जिसके सिर में पैर हो वो होगा सिफेलोपोडा। और बड़े प्यार से आप लोग खाते हैं, प्रॉन बोलते हैं, झींगा या प्रॉन, नाम सुना होगा आपने। ये हो गया सिफेलोपोडा के अंतर्गत। फिर हो गया आपका कीट वर्ग, इंसेक्ट। और इंसेक्ट की चर्चा में तो आप समझ जाएंगे, मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, कॉकरोच हो गया, तितली हो गई, मधुमक्खी हो गई, हाँ, उसके बाद लैक इंसेक्ट हो गया। इसके बारे में बहुत डिटेल पढ़ना है। इंसेक्ट सबसे बड़ा, इसकी खासियत क्या है, ये सबसे बड़ा क्लास है, जीव जगत में सबसे बड़ा क्लास। प्रश्न में कई बार पूछ चुका है कि जंतु जगत में सबसे बड़ा क्लास किसका होता है। तो याद रखें कि फाइलम क्या है, आर्थ्रोपोडा, संधिपाद। सिफेलोपोडा एक क्लास है, इंसेक्ट भी एक क्लास है। तो सबसे बड़ा क्लास किसका होगा, तो कीटों का होगा, जिसकी लगभग 15,000 से भी ऊपर वैरायटीज़ मौजूद है दुनिया में। नेक्स्ट आ जाएंगे, तीसरा हो गया आर्किनीडा। बाद में मैं पढ़ाऊंगा सिफेलोपोडा का फीचर क्या है, सिर में पैर। कीट का फीचर, 2 फीचर एकदम गांठ बांध के रख लें, जिसके 3 जोड़ी पैर होते हैं और 2 जोड़ी पंख होते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिसके 3 जोड़ी पैर होते हैं और 2 जोड़ी पंख होते हैं, वो आते हैं कीट वर्ग के अंतर्गत, क्लास इंसेक्टा के अंतर्गत। और फिर प्रश्न पूछोगे, जो बहुत लोगों ने पूछा भी है क्लास में, सर चींटी भी तो इंसेक्ट है, उसको तो पंख नहीं होता। ध्यान रखेंगे, चींटियाँ जब मैच्योर होती हैं, जब एग ले करने वाली होती हैं, नर हो या मादा हो, तो उनमें पंख आ जाते हैं और आफ्टर एग लेइंग वो एडल्ट जो हैं ख़त्म हो जाते हैं। तो याद रखें कि कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज में 2 जोड़ी पंख आएंगे ही, अगर इंसेक्ट में है तो। वैसे ही आर्किनीडा की बात करें, 2 फीचर इसमें, इसका एग्जांपल पहले ले लेते हैं, मकड़ी, बिच्छू। मकड़ी और बिच्छू आर्किनीडा के एग्जाम्पल हैं, ये कई बार बीपीएससी में पूछ चुका है। खासियत क्या होगी, 2 बातें याद रखेंगे। पहले, हालांकि डिटेल में मैं बाद में क्लास में लूँगा, फिर भी आप समझ लें आज आर्किनीडा की खासियत क्या होगी। इसके 4 जोड़ी पैर होंगे। इंसेक्टा में हमने क्या कहा, 3 जोड़ी पैर। आर्किनीडा में क्या होंगे, 4 जोड़ी पैर होंगे इसके, और साथ में श्वास लेने के लिए बुक लंग्स, मैं रिपीट कर रहा हूँ, श्वास लेने के लिए बुक लंग्स मौजूद होगा आर्किनीडा में। एग्जाम्पल हो गया मकड़ी और बिच्छू। चलिए, यहाँ तक देख लिया आपने। अब इन्वर्टिब्रेट के अगले फाइलम की ओर हम चलते हैं। संधिपाद के बाद क्या होगा ये समझेंगे आप। तो संधिपाद के बाद ऐसे जीव आते हैं जो अपना घर साथ लेकर चलते हैं। अगला फाइलम क्या होगा,
वैसा जीव जो अपना घर, अपने रहने का जगह साथ लेके चलता है। किराए का मकान नहीं चाहिए भाई उसको, वो अपना जहाँ भी जाएगा अपना घर को खींचते हुए ले जाएगा। मतलब शेल बना हुआ किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए शेल को लिए चलते हैं, उसका नाम है मोलस्का। मोलस्का क्या हुआ बाबू? अपने शेल को अपने साथ लेकर घूमते रहते हैं, ठीक है। और ये शेल बना होता है किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। मूल रूप से इनका जो पैर है उनके पेट में लगा होता है, इसी कारण गैस्ट्रोपोडा भी इसको बोलते हैं। चर्चा इसकी बाद में होगी। मोलस्का के एग्जाम्पल में आप आ जाएंगे तो एग्जाम्पल क्या होगा आपका? घोंघा, सीपी, सितुआ। उसके बाद मोलस्का में दो एग्जाम्पल बड़े खास हैं, उसको देखेंगे। जो दो एग्जाम्पल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक हो गया मूंगा। मूंगा भी एक जीव है, एक मोलस्का है, जो सीधी सी बात है अपना सेल से भित्ति बनाता रहता है, जिसको प्रवाल भित्ति बोलते हैं, कोरल बोलते हैं, कोरल रीफ बोलते हैं। और कभी कभी ये इतना बड़ा हो जाता है कि समंदर से बाहर निकल जाता है, और समंदर से बाहर निकल करके ये द्वीप का रूप ले लेता है। आपने सुना होगा ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। आपने लक्षद्वीप का नाम सुना होगा भारत में। ये सभी मूंगे के बने हुए द्वीप हैं। तो मूंगा भी एग्जाम्पल मोलस्का का हो गया, ठीक है। और फिर आएंगे आप तो देखेंगे स्टिंगरे, स्क्विड आदि इसके एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं? मोलस्का के एग्जाम्पल हैं। और अंत में हम चले आएंगे तो क्या होगा? इकानोडर्मटा। इस फाइलम की खासियत क्या होती है? ये हमेशा पंचभुजाकार होते हैं, यानी 5 पैर होंगे, 5 आर्म होंगे इसके, ठीक है। आर्म के अंदर ये जो ताकत है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, मैं बाद में करूँगा, सिर्फ ध्यान रखें कि 5 भुजा कॉमा वाटर वेस्कुलर सिस्टम ये मौजूद होगा इसमें। और एग्जाम्पल आपको पता ही है, स्टारफिश, सी लिली, सी अर्चिन आदि इसके एग्जाम्पल हो गए। तो अभी तक जो भी आपने देखा, आपने क्या देखा कि ये सभी इनवर्टिब्रेट हैं। इनकी ना तो नोटोकॉर्ड होती है, ना ही रीढ़ की हड्डी होती है। तो क्लासिफिकेशन में आज के लिए हम सिर्फ इनवर्टिब्रेट तक रखेंगे। कल हम करेंगे क्लासिफिकेशन में वर्टिब्रेट है क्लासिफिकेशन, और फिर इन सभी का अलग अलग फाइलम का अलग अलग मुख्य फीचर का वर्णन बस उतना ही करेंगे। आपके बुक में बहुत सारा सूचनाएं दिया हुआ है, हम उसमें इतना ही सूचना देंगे आपको जितना आपके प्रारंभिक परीक्षा या आपके पीसीएस के एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। हम सिर्फ उतना ही आपको समझाएंगे, उतना आप याद रखेंगे। आप 100% किसी भी पीसीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आखिर में सिर्फ एक बात समझ लेंगे, जैसे मैं बोलूँ इंसान का ये है पेट का साइड, ये है पीठ का साइड। तो वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट में मुख्य अंतर एक बात याद रखेंगे, मैं आखिर में बोलूँगा। हमारे अंदर नोटोकॉर्ड या रीढ़ की हड्डी कहाँ है? पीठ के हिस्से में होती है। इनवर्टिब्रेट में भले नोटोकॉर्ड नहीं हो, रीढ़ की हड्डी नहीं हो, तंत्रिका तो ये हुआ ना, तंत्रिका का ही पार्ट हुआ। तो हमारे में तंत्रिका क्या है? वर्टिब्रेट्स में पीठ की ओर है, और इनवर्टिब्रेट में तंत्रिकाएँ होती हैं वो पेट की ओर होती हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इनवर्टिब्रेट में तंत्रिकाएँ पेट की ओर होती हैं, ये ध्यान रखेंगे। इतना काफ़ी है, और शेष हम लोग अगली क्लास में वर्टिब्रेट की चर्चा करेंगे। थैंक यू।